नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्लेन फिगर, समतलीय आकृतियां। हम समतलीय आकृतियों में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और समबाहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि हमारा इससे पहले टॉपिक हुआ था लाइन एंड एंगल का, एंगल एंड लाइन का हमारा टॉपिक हुआ था। तो उस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से नहीं समझ रखा है और उन टॉपिकों को आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आप पहले उनको पढ़िए और उनके वीडियो सारे देख लीजिए। उनके लगभग 3 से 4 वीडियो हुए थे, तो उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो आपके नींव थी, वो आपका आधार था। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कि प्लेन फिगर में हम पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और समबाहुभुज, और इसमें हम आकृतियों में हम कैसे कोण निकालने हैं, तो वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और इन सारे टॉपिकों में आकृति, जैसे आपको समबाहुभुज दे दिया जाएगा, इसमें कितने का एंगल बनेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। चतुर्भुज में एंगल निकालना आपको मैं सिखाऊंगा, और वृत्त में कैसे एंगल निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, और त्रिभुज में कैसे एंगल निकालते हैं तो वो भी हम सीखेंगे। और इससे पहले मैंने लाइन एंड एंगल की क्लास, वो सबसे बेसिक क्लास थी, और उन बेसिक क्लास को आपने नहीं देख रखा है तो वहाँ पे देख लीजिए। मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि कोणों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और हमने सारे प्रकार वहाँ पे पढ़ रखे हैं, तो आप उन क्लासों को देख लेना। अब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये सारे लंबे चौड़े टॉपिक है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में लेके चलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और त्रिभुज के बारे में हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण और उसकी समरूपता, और त्रिभुजों के केंद्र में हम पढ़ेंगे कि माध्यिका और केंद्रक, परिकेंद्र, अंतकेंद्र, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लेन फिगर में टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए। पहला टॉपिक है त्रिभुज, पहला टॉपिक है त्रिभुज। दूसरा टॉपिक कौन सा है, तो दूसरा टॉपिक है वृत्त, और तीसरा टॉपिक है चतुर्भुज, और चौथा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा चतुर्भुज के बाद समबाहुभुज। समबाहुभुज, ये हमारे 4 टॉपिक है प्लेन फिगर में। तो चारों टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे हम पार्ट ए में लेके चलेंगे त्रिभुज को, पार्ट बी में वृत्त को, चतुर्भुज को और समबाहुभुज को लेके चलेंगे। क्योंकि त्रिभुज में हम ये पढ़ेंगे कि कोणों के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे होता है, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कैसे आता है, और इसकी समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी सर्वांग समता के बारे में भी पढ़ लेंगे। और माध्यिका और केंद्रक में हम परिकेंद्र, अंतकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम वृत्त पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे और समबाहुभुज पढ़ेंगे। तो ये पार्ट ए में लेके चलेंगे हम, और इसको हम पार्ट बी में लेके चलेंगे। तो हम 2 पार्ट में लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के बारे में, और इसके क्वेश्चन भी मैं अलग अलग करवाऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपको एग्जाम में अलग अलग किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं सारे टॉपिकों को एक साथ लेके चलूँ तो आपके सारे खिचड़ी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कैसे हम कोण निकालते हैं, तो कोण निकालने में दिक्कतें आ जाएगी। तो मैं इसको पार्ट ए और पार्ट बी 2 रूप में लेके चलूंगा, तो आपको दोनों रूप उपलब्ध होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए त्रिभुज। अब आप हेडिंग डाल दीजिए त्रिभुज। हम चर्चा कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में। मैं यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक की रामायण पूरी नहीं लिखवाऊंगा, केवल जो काम की बातें हैं वही हम लिखेंगे, बिना काम की एक भी बात नहीं लिखी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सारी परिभाषा वगैरह ये सब आपको पता है। तो मैं जो कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा, बिना काम की कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। और जो ऑब्वियसली जो परिभाषाएं वगैरह है उनको मैं बोल के ही बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि लिख के भी क्या करोगे। यहाँ पे आपको ये 10th 12th थोड़ी थी, आप परिभाषा आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। यहाँ पे ये कंपटीशन एग्जाम है, तो कंपटीशन एग्जाम में करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम तो डायरेक्ट कोणों पे चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और उनके अंतः केंद्रों का योग कितना होता है, नहीं, अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग
बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ, तो आप उतारते रहिए। अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं, त्रिभुज की परिभाषा हमने देख ली, अंतःकोणों का योग देख लिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम पढ़ेंगे कोणों का वर्गीकरण। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए कोणों का वर्गीकरण। इसमें दूसरा डाल दीजिए कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण ये त्रिभुज में हम पहले, ये वर्गीकरण में हम पहला त्रिभुज पढ़ेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज। पहले हमने लाइन एंड एंगल की क्लास में क्या पढ़ा था? न्यून कोण और समकोण और अधिक कोण, इसके बारे में चर्चा करी थी। अब हम आकृतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिभुज हमारा टॉपिक है, तो पहले न्यून कोण त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे और फिर अधिक कोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो पहला आप हेडिंग डाल दीजिए, इसमें पहला हेडिंग डाल दीजिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री से कम के कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हो? 90 डिग्री से कम के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम चित्र बना के मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे इस तरीके से एक कोई भी त्रिभुज बना लिया, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। न्यून कोण में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ABC ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण ये 60 डिग्री का है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये 60 डिग्री का है, तो इसको मैं 50 डिग्री ले लेता हूँ और इसको मैं 70 डिग्री ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है? तो यहाँ पे 60 और 50, 110 और 70, 180। तो तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है? अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पे तीनों कोण कैसे हैं? ये भी 90 डिग्री से कम का कोण है, ये भी 90 डिग्री से कम का कोण है और ये भी 90 डिग्री से कम का कोण है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ये कैसा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। और एक समबाहु त्रिभुज भी कैसा होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री के बराबर होता है। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ये एक त्रिभुज हो गया, आकृति टेढ़ी मेढ़ी बने तो चल जाएगा ना, आपको तो समझना है, तो समझ लीजिए आकृतियां तो कैसी भी बने। जैसे ये कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है और ये भी 60 डिग्री का कोण है। तो ये कैसा कोण हो गया? तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है? तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण भी, ये भी 60 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे ये कैसा कोण हो गया? ये यहाँ पे कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज भी कैसा होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। ये 90 डिग्री से कम का कोण है, ये भी 90 डिग्री से कम का कोण है और ये भी 90 डिग्री से कम का कोण है। समझ में आ गया न्यून कोण त्रिभुज। अब आगे बढ़ते, अब हम दूसरा लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज। हमने न्यून कोण त्रिभुज पढ़ लिया, अब देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब दूसरा टॉपिक डाल दीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो कोण कितने के होते हैं? बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम के कोण, 90 डिग्री से कम के कोण। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेना, जैसे मैं आपको ये डायरेक्ट इस तरीके से ये देख लेना।
ये एक त्रिभुज की हम आकृति बना रहे हैं, इसमें एक कोण कितने डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है। तो ये कैसा कोण हो गया, ये कैसा त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई। एक कोण तो 90 डिग्री और बाकी के दो कोण कितने के हो गए, बाकी के दो कोण न्यून कोण हो गए, मतलब 90 डिग्री से कम के कोण हो गए। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री और बाकी के दो कोण 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए कि हमने देख लिया कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब तीसरा डाल दीजिए, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको चित्र से समझा लेता हूँ। ये हम एक चित्र बना लेते हैं इस टाइप से, ये 90 डिग्री से अधिक का हम त्रिभुज बना देते, ये इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे ये कोण कितने का है, तो ये कोण 90 डिग्री से अधिक का है। अगर 90 डिग्री की हम लाइन खींचते हैं तो ये सीधी इस तरीके से लाइन होती, लेकिन ये 90 डिग्री से अधिक का कोण है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। सवाल ये समझ में आ गया कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज 90 डिग्री से कम के कोण हो तो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे, और एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, और अधिक कोण त्रिभुज 90 डिग्री से अधिक का कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक का कोण हो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये समझ में आ गया, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, जैसे हम बीच में कुछ रेखा वगैरह खींच लें। अब आगे देख लेना, ये इस तरीके से देख लेना। अब हम ये अधिक कोण त्रिभुज यहाँ तक का हो गया। अब समबाहु त्रिभुज, वो भी मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी हम त्रिभुज ले लेते, जैसे बेसिक चर्चा कर लेते कि नोट डाल के लिख लेना। जैसे मैं आपको एक त्रिभुज बना के बता लेता हूँ। ये एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में समझिए, यदि आपको इस तरीके से कोई भी त्रिभुज दे दिया जाए, इस त्रिभुज को मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ। यदि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, जैसे एक दो ये भुजा और ये भुजा, ये दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने बनने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने बनने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखो आज हमारी बेसिक की क्लास है, बेसिक की क्लास में हम सारी कुछ चर्चा करेंगे कि इसके कोणों के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं, और उसकी जो छोटी मोटी चर्चा है वो हम आज की क्लास में करेंगे। इसके बाद हम इसकी छोटी मोटी चर्चाएं नहीं करेंगे, सीधे सवाल करेंगे, और सवाल में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये हम किस तरीके से करते हैं और इसकी माध्यिकाएं कैसे होती है और उसको भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण क्या है, समरूपता क्या होती है, ये मैं बाद में नहीं बताऊंगा। तो बेसिक की क्लास को ध्यानपूर्वक समझा करें। अब यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये बराबर हो गए। यदि दो भुजा बराबर है तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी बराबर होगा। ये समझ में आ गया। अब एक और चर्चा कर लेते, देख लेना। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये एक त्रिभुज बना लेता हूं। इस त्रिभुज को देखिए। अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। ये ए बी सी मैंने नाम दे दिया।
अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इस एक भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे एक भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर में एक लाइन खींच लूँ, तो ये यहाँ पे क्या है कि इस भुजा को भी दो समान भागों में बांटती है। यदि मैं इस तरीके से एक लाइन खींच लूँ, इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच ली, जैसे इस एक भुजा के इस मध्य बिंदु से, इस भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच ली, तो वह इस भुजा को भी दो समान भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है। कैसे, जैसे आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं आप पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ मोटे तौर पे आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज लिखने से का कोई औचित्य नहीं है, आपको समझ में आ गया वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं यदि इस AC भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचूं, तो ये भुजा इस भुजा को भी दो समान भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है। जैसे यहाँ पे ये BC कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए BC यहाँ पे 14 सेमी है, जैसे BC यहाँ पे 14 सेमी है, तो ये कितने की हो जाएगी, दो समान भागों में बांटी, तो ये 7 सेमी की हो जाएगी, ये 7 सेमी की हो जाएगी। यदि AC 16 सेमी की, ये AC 16 सेमी की है, तो यहाँ पे ये भुजा कितने की हो जाएगी, ये भुजा 8 सेमी की हो जाएगी और ये भुजा भी 8 सेमी की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे ABC हो गया, यहाँ पे D नाम दे देता हूँ और यहाँ पे E नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे AE बराबर होगा EC के, ये मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे AE बराबर होगा EC के, तो ये भुजा, ये AE और ये EC, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और BD और CD ये भी आपस में बराबर हो गए। समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो ये एक तिरछी रेखा खींची है, अब यहाँ पे बीच में कोई रेखा खींच लो तब क्या होगा। यहाँ पे तो ये तो इस तरीके से मैंने रेखा खींची है, यदि बीच में यहाँ पे रेखा खींच लूँ तब क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, हम सारी बेसिक चर्चा आज की क्लास में कर रहे हैं। जैसे मैं यह इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज बना लिया, पहले मैंने इस तरीके से रेखा खींची थी। अब मैं इस तरीके से यहाँ पे एक रेखा खींच लेता हूँ, यहाँ पे एक रेखा इस तरीके से खींच लेता हूँ। तो इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। यदि मैं इस तरीके से एक रेखा खींच लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये ABC, ये त्रिभुज है, और यहाँ पे मध्य बिंदु पे मैंने दो भुजाओं को मिलाया है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मैंने मिला लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ D और E नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये भुजा है वो हमेशा इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये भुजा जो ये बीच में भुजा खींची गई है वो हमेशा इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। कैसे होगी, समांतर होगी। और जो ये भुजा होगी वो इसका आधा होगी। अगर ये भुजा, जैसे हम ये भुजा वो इसका आधा होगी, तीसरी भुजा के समांतर होती है और इसका आधा होती है। जैसे ये 16 सेमी है तो ये 8 सेमी हो जाएगी। इस तरीके से होता है कि मध्य बिंदु को हमने मिला लिया, और यदि हम इस भुजा के समांतर इस भुजा को खींचते तो ये इसके समांतर होती है और इसका आधा होती है। जैसे ये 16 सेमी होती है तो ये कितने की हो जाएगी, ये 8 सेमी हो जाएगी। इस तरीके से इस भुजा का ये आधा होता है। समझ में आ गया कि ये भुजा, देखो ये भुजा होती है वो इस भुजा के समांतर होती है, और ये यदि 16 सेमी है तो ये 8 सेमी हो जाएगा। इस भुजा के जस्ट ये आधा हो जाएगा, इस भुजा के जस्ट ये आधा हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि ये भुजा होती है वो इसको समान भागों में बांटती है। समान अनुपात, इसका अनुपात कैसा होता है, समान होता है। इन भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। ये भी हमने पिछली क्लासों में, जैसे पिछली क्लासों में तो क्या ये हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि यदि हम जैसे हम ये साफ हम इसको ये कह सकते हैं कि हम दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वह भुजाओं को दो समान अनुपात में बांटती है। तो दो समान अनुपात किस तरीके से हो गए, AD/DB = AE/EC। इस तरीके से हम एग्जैक्टली इसको बोल सकते हैं।
ये समझ में आ गया कि हम यदि इस दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला लिया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो और ये क्या होता है कि तीसरी भुजा का आधा होता है। तो तीसरी भुजा का आधा होता है तो ये यदि 16 सेमी है तो ये 8 सेमी होगा। और ये इसको समान अनुपात में बांटती है। तो समान भुजाओं को दो समान अनुपात में बांटती है। तो AD/DB बराबर होगा AE/EC के बराबर होगा। ये समझ में आ गया। अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, अब इसके आगे और इसके बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं। ये तो हो गया, दो भुजाओं के बारे में भी बता दिया, इसको आधा करके भी बता दिया। अब समरूपता के बारे में देख लेते हैं। समरूपता के बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी और देख लेना। जैसे मैं एक एंगल बता लेता हूँ कि ये इस तरीके से एक और होता है। ये एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया, ये इस तरीके से एक त्रिभुज बना लिया। तो यहाँ पे एक भुजा तो बड़ी भुजा होगी और दो भुजाएं छोटी भुजा होगी। मुझे इस तरीके से त्रिभुज बनाना चाहिए था। यहाँ पे त्रिभुज थोड़ा गलत बन गया, सोच कुछ और रहा था लेकिन त्रिभुज गलत बन गया। देखो, हम समरूपता के बारे में ये चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरी चर्चा कर लेते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे AB और C, ये त्रिभुज। और इसके समरूप त्रिभुज एक और बना लेता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज बना लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज, ये इस त्रिभुज को मैं PQR ये नाम दे देता हूँ। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो ये इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये ABC इसका क्षेत्रफल और अपॉन में PQR का क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप हो गए, दो त्रिभुज समरूप हो गए कब, यदि उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये कैसे हम लिख सकेंगे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, उनकी भुजाओं के, संगत भुजाओं के, कैसी भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AB के संगत भुजा कौन सी है, PQ। ये भी AB के संगत भुजा कौन सी है, PQ। और BC के संगत भुजा कौन सी है, QR। और यहाँ पे AC के संगत भुजा कौन सी है, PR है। तो यहाँ पे संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, इसकी संगत भुजा, AB की संगत भुजा QP या PQ के वर्ग के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR, इसके वर्ग के बराबर होगा। और यहाँ पे AC अपॉन PR इसके वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये दो त्रिभुज समरूप कब हो गए, यदि उनका क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो, तब ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो समरूप त्रिभुज आपने समझ लिया कि समरूप त्रिभुज कब हो गए, दो त्रिभुज समरूप कब हो गए, जब उनके क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो, तब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब जैसे हम इनके भुजाओं पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनके भुजाओं के बारे में मैं बता रहा था। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये इस तरीके से एक कोई त्रिभुज है, ये इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज बना लिया। तो मैंने सपोज किया, आप एग्जाम्पल के से समझिए। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये ABC ये मैंने ले लिया, ABC एक त्रिभुज है। तो इसमें दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये मैं बता रहा था, यदि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के से हमेशा बड़ा होता है। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे ये 3 सेमी की भुजा है और ये 4 सेमी की भुजा है और ये 5 सेमी की भुजा है। तो
तो दो छोटी भुजाएं, ये दोनों छोटी भुजाएं और ये बड़ी भुजा है, तो दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे इनका योग करो तो ये योग कितना होता है, 3 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। और इसका अंतर कैसे होता है, तो अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 हमेशा तीसरी भुजा से तो छोटा होता है और योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभार इसके बारे में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगा, जब प्रश्न करवाऊंगा, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो छोटी भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। और एक जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं कि कई स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि इसमें हम लंब किसको माने, कर्ण किसको माने और आधार किसको माने। तो इसका कन्फ्यूज़न हम दूर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे समकोण त्रिभुज में कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि हम इसमें कर्ण किसको माने या फिर आधार किसको माने और लंब किसको माने। तो इसमें देख लेते हैं, आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो जाएगा। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है और ये कितने का, ये थीटा है। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, तो आधार कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। 90 डिग्री से के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा ही हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को ही हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब ये बात हो गई। अब थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाती है, लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो शेष बची भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा आधार कहलाती है। इसको आपने समझ लिया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा आधार कहलाती है। और इसको हमें सोल्व करना है तो हम किससे सोल्व करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये समझ लिया। अब इसके आगे और चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको बहिष्कोण ज्ञात करना है, कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, सर बहिष्कोण ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करें। चलो बहिष्कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं कोणों का वर्गीकरण, नहीं भुजाओं का वर्गीकरण। ये कोणों के बारे में तो पढ़ ही रहे, भुजाओं का वर्गीकरण बाद में शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपको बहिष्कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे। जैसे मैंने एक त्रिभुज इस तरीके से बना लिया, इस तरीका का मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया। अब मैं सपोज करता हूँ जैसे ए बी और सी, ये त्रिभुज का नाम दे दिया और मैंने सी भुजा को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया और ये हमें डी प्राप्त हो गया। अब हमें जैसे एग्जाम में क्या होता है कि दो भुजाएं तो दे रही होती है और बहिष्कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 60 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है और हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये तो एक बहिष्कोण है और बहिष्कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बहिष्कोण हमेशा अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण हमेशा अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कोण निकालना है तो ये हमेशा अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंदर का ये दोनों कोण कौन कौन से है,
यहाँ पे ये दोनों कोण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का, यह 50 डिग्री का, टोटल कितना हो गया 110। तो ये कोण कितने का हो गया, 110 डिग्री का हो गया। ये कोण कितने का हो गया 110। जो आंतरिक कोण है उनके योग के बराबर होता है। बहिष्कोण हमेशा आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का देखो, इसका योग मत कर लेना, यदि ये दिया भी है तो भी इसका योग नहीं करना है, इसके सामने वाले कोणों का योग करना है। तो ये सामने वाले कोण कौन से, 60 और 50 110। तो ये कोण कितने का हो गया 110। अब ये कोण कितने का होगा, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये टोटल ये सरल रेखा होगा और सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 110 गए तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो ये कोण कितने का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं भाई इस कोण। अब आगे देखिए भुजाओं का वर्गीकरण। अब हम आगे पढ़ते हैं भुजाओं का वर्गीकरण। हेडिंग डाल दीजिए भुजाओं का वर्गीकरण। अब दूसरा हेडिंग डाल दीजिए भुजाओं का वर्गीकरण। भुजाओं का वर्गीकरण, थोड़ा भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, इसमें कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। पहले हम चर्चा करेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज नाम से ही ज्ञात है। विषम बाहु मतलब, विषम बाहु मतलब सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती है, भुजाएं अलग अलग माप की होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। सपोज करो, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक त्रिभुज है, यह अलग अलग माप की है, ये देखना, यह इस तरीके से, कोई इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेता हूँ। आकृति कैसे भी हो चल जाएगा ना, आपको तो समझ में आना चाहिए। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए और ये बी और ये सी। इस तरीके से एक त्रिभुज बना लिया और इसको नाम दे दिया ए बी सी, ये त्रिभुज का नाम है। अब यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे θ1, यहाँ पे θ2 और यहाँ पे θ3, ये एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक भुजा ये रही और दूसरी भुजा यहाँ पे ये रही, एक भुजा ये रही और दूसरी भुजा ये रही और तीसरी भुजा ये रही। तो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे भुजाएं अलग अलग है, तो कोण भी कैसे हो गए, कोण भी अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, ये भुजाएं बराबर नहीं है। कोण कोण θ1 डज नॉट इक्वल टू θ2 डज नॉट इक्वल टू θ3, तो कोण भी बराबर नहीं है और भुजाएं भी बराबर नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज समझ में आ गया। विषम बाहु त्रिभुज में भुजाएं अलग अलग माप की होती है, भुजाएं अलग अलग माप की है तो कोण भी कैसे हो गए, कोण भी अलग अलग माप के हो गए। भुजाएं अलग अलग माप की है तो कोण भी अलग अलग माप के हो गए। अब आगे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, दूसरा डाल दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो बाहें समान, दो भुजाएं बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ए बी और सी, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है तो तीनों कोण भी अलग अलग माप के हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो दो भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर हो गए। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर हो गए। तो भुजाएं कौन कौन सी बराबर होगी, ए बी भुजा बराबर है ए सी भुजा के, और इसके सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। तो कोण भी बराबर होगा कोण सी के।
यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। तो दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर है? ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो इनके सामने बनने वाला कोण बी और इसके सामने बनने वाला कोण सी, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर हो गए। अब आगे देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम देख लेते समद्विबाहु त्रिभुज के बाद समबाहु त्रिभुज। अब आप तीसरा हेडिंग डाल दीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में समबाहु मतलब समान बाहें, समान बाहें मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों भुजाओं के सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों भुजाओं के सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है, ये देखना, ये एक त्रिभुज है। यहाँ पे ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। ये ए बी और सी, यहाँ पे ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा के और ये भी भुजा बराबर है ए सी भुजा के। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों भुजाओं के सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। तीन भुजाएं बराबर है तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। कोण ए बराबर होगा कोण बी के और ये भी बराबर होगा कोण सी के। तीन भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, तीन भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर हो गए। समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। समबाहु तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर तो इनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर। विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है तो तीनों कोण भी अलग अलग माप के हो गए। समझ में आ गया? अब हम आगे चलते समरूपता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समरूपता क्या होता है? समरूपता हम आगे चर्चा करते हैं। समरूपता समरूपता शायद समरूपता मैंने अभी अभी आपको बताया था, लेकिन उनका वर्गीकरण मैंने नहीं बताया था ना। तो समरूपता की पहचान किसे करते हैं? तो समरूपता क्या होता है? तो किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हो और संगत कोण भी समान हो तो वो क्या कहते हैं? समरूपता कहलाते हैं। समरूपता किसे कहते हैं? तो समरूपता किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हो और उनके संगत कोण भी समान हो तो वह क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये एक त्रिभुज, अच्छा मैंने आपको परिभाषा नहीं बताई थी, डायरेक्ट सूत्र बता लिया था, क्षेत्रफल का सूत्र बता लिया था। यहाँ पे अच्छे से समझ लो। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया और ये एक त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज समरूप है, ऐसा हम कब कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है? ऐसे हम कब कहेंगे? यहाँ पे ए बी और सी और यहाँ पे इसको नाम दे देते पी क्यू आर। और समरूपता की क्या पहचान होती है? तो किन्हीं दो त्रिभुजों मतलब समरूपता किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में है, संगत भुजाएं समानुपात में हो और उनके संगत कोण भी समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? समरूपता कहलाती है। जैसे ए बी की संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू है। और बी सी की संगत भुजा कौन सी है? बी सी की संगत भुजा क्यू आर है। और यहाँ पे ए सी की संगत भुजा कौन सी है? ए सी की संगत भुजा पी आर है। यदि संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, और कैसे ये समान अनुपात को मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। कैसे निकालते हैं समान अनुपात? जैसे ए बी अपॉन पी क्यू समान अनुपात में हो, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी आर, यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर। यहाँ पे देखो समझिए, समरूपता किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजा ये और इसकी संगत भुजा ये और इसकी संगत भुजा ये, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण, इस कोण के समान कोण ये कोण और इस कोण के समान कोण ये कोण और इस कोण के समान कोण ये कोण हो।
तो संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और संगत कोण समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। समरूपता को किस साइन से दर्शाते हैं, यदि ये त्रिभुज समरूप है, इसे हमें दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप है तो समरूप को इस निशान से दर्शाते हैं, समरूप को इस निशान से दर्शाते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। समझ में आ गया। समरूपता के बारे में आपने समझ लिया अच्छे से कि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में और संगत कोण समान हो तो वह क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है। और उसके क्षेत्रफल तो मैं अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका। अब इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो पहचान के बारे में देखिए, इसकी हमें पहचान करनी है। तो कैसे हम पहचान करेंगे, हमें भुजाएं दे रखी होगी, कोण दे रखे होंगे, तो हमें पहचान करनी है। दो त्रिभुज दे रखे होंगे तो पहले हम नियम पढ़ते थे, उनके कौन कौन से नियम होते, तो कोण कोण नियम होते और भुजा कोण भुजा नियम होते हैं और भुजा 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 नियम होते हैं। तो हम तीनों नियमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला आप हेडिंग डाल दीजिए, पहला समरूपता के बारे में पढ़ रहे, समरूपता के बारे में, सर्वांग समता के बारे में नहीं, समरूपता के बारे में। तो समरूपता की हमें पहचान करनी है। आप हेडिंग डाल दीजिए। आप नोट्स बना रहे हो तो मैं ढंग से लिखवाऊं। समरूपता की पहचान, समरूपता की हमें पहचान करनी है। तो हम कैसे पहचान करेंगे, तो समरूपता की हमें पहचान करनी है। इसकी पहचान करने के लिए पहला नियम होता है कि भुजा नहीं, कोण 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 का नियम हम पढ़ते हैं। कोण 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 नियम, कोण 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 नियम को हम शॉर्ट रूप में क्या लिखते हैं, तो कोण 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 को हम शॉर्ट रूप में ए एंगल एंगल एंगल, ये नियम। इस नियम से हम क्या कहते हैं, जैसे मैं त्रिभुज बना के दिखा लेता हूं, जहां पे ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। आकृति थोड़ी तो बड़ी चौड़ी बन सकती है, लेकिन आपको समझना है, समझिए। यहाँ पे कोण 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 नियम है, तो यहाँ पे कोण 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 नियम में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ABC, ये एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज PQ और R है, तो इसके संगत कोण, कोण A के संगत कोण कोण P और कोण B के संगत कोण कोण Q और कोण C के संगत कोण कोण R, तो ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए किस तरीके से, कोण A बराबर होगा कोण P के और कोण B बराबर होगा कोण Q के और कोण C बराबर होगा कोण R के। ये तीनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि कोण त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो कोण 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 नियम, कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। तो तीनों कोण यहाँ पे संगत कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसे है, समरूप त्रिभुज है। और त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ऐसे लिखते हैं। अब आगे देखिए, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे क्योंकि समय कम बचा है। जैसे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा को हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं SAS, साइड एंगल साइड रूल्स, साइड एंगल साइड रूल्स। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक त्रिभुज, इसमें एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चित्र से देख लेते हैं। ये एक चित्र बन गया, दूसरा चित्र ये, इसमें इसको नाम दे देता हूँ A, B और C, P, Q और R। यहाँ पे ये भुजा इस संगत भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और इसमें बनने वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तब हम क्या कहेंगे, इसको भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम से कोण B कोण Q के बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण और भुजा AB, भुजा संगत भुजाएं भी बराबर है, संगत भुजाएं बराबर है। तो इसको हमें समान अनुपात में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन इसके संगत भुजा कौन सी है, PQ,
समान अनुपात में हो, भुजा समान अनुपात में है। यहाँ पे ए बी की संगत भुजा पी क्यू बराबर होगी बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये संगत भुजाएं बराबर है और संगत कोण बराबर है, तब हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समझ में आ गया। अब एक और रूल्स देख लेते हैं, भुजा भुजा नियम। एक और रूल्स देखना, भुजा 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 नियम। तीसरा रूल्स देखो, भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम को हम साइड 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 इस रूल से दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों भुज संगत भुजाएं समान होती है, तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। जैसे ये एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया, इसमें इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी और सी, पी क्यू और आर। इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये समान अनुपात में है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि भुजा 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 रूल्स। तो ये समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे ए बी अपॉन में आ जाएगा पी क्यू और यहाँ पे बी सी अपॉन में आ जाएगा क्यू आर और इक्वल टू ए सी अपॉन में आ जाएगा पी आर। समझ में आ गया। इससे आगे हम कल की क्लास में चर्चा करते हैं। आज की क्लास को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।